अरे देवकी, क्या बात है? क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना? अब क्या उसे बुढ़िया करेगी? करूंगी भाभी, कोई लड़का नहीं मिल रहा। लड़का तो मिल जाए। ये बता, कूड़ा कबाड़ा बिनते बिनते पैसा कुछ जोड़ा या नहीं? नहीं, सब घर के खर्च में ही चला जाता है। फिर तो ऐसे जिंदगी भर तो कूड़ा बिनती रहेगी और तेरी बेटी कॉलेज में झाड़ू पोछा करती रहेगी। उसकी शादी तो होने से ना रही। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाकर वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद देवकी बहुत मायूस हो जाती है। कूड़ा कचरा बिनते बिनते ही मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे बना दिया, और अब मेरी बेटी की बारी आई तो उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रही। खुद से ऐसा सोचकर देवकी अपने घर में आती है और आकर अपनी बेटी की तरफ सोते हुए उसे देखने लगती है। अच्छा, ऑटोग्राफ चाहिए? ये लो। आखिर मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो बन गई हूँ, ऑटोग्राफ तो देना ही होगा। अरे ये मेरी बेटी को क्या हो गया? नींद में किसको ऑटोग्राफ दे रही है? अभी इसे उठाती हूँ। सांझ उठो, सांझ सुबह हो गई है। अपनी माँ की आवाज सुनते ही सांझ की नींद खुल जाती है और वो नींद से जागकर चारों तरफ देख रही होती है। क्या माँ, आपने मेरा सपना खराब करवा दिया। कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अच्छा, ऐसा क्या देख रही थी सपने में? माँ, आपको पता है, सपने में मैंने अपने आप को बहुत बड़ी इंडस्ट्री में देखा। मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे जितना अमीर और कोई नहीं। सब मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांग रहे थे। तुझे तो अपने सपने और बेकार के ऑटोग्राफ की पड़ी है, और मुझे तो तेरी शादी की पड़ी है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं तेरी शादी करवा सकूं। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। किस्मत में जब होगा तब होगी मेरी शादी, अब चिंता क्यों करती हो? सांझ एक कॉलेज में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। तभी एक दिन वो कॉरिडोर में पोछा लगा रही होती है। इतने में एक अनाउंसमेंट होती है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट कराई जा रही है। एक हफ्ते के बाद हमारे कॉलेज में दुबई के बहुत फेमस डिजाइनर आने वाले हैं। उनके आने पर एक कंपटीशन रखा जाएगा। कंपटीशन में सभी भाग ले सकते हैं। जो कंपटीशन को जीत जाएगा उसे दुबई में घूमने का एक लग्जरी पैकेज मिलेगा। ओहो, अरे वाह, अब तो और भी मजा आएगा इस कंपटीशन को जीतने के लिए। मैं एड़ी से बाल तक का जोर लगा दूंगी। जितना भी जोर लगा लो इस कंपटीशन को, तो मैं ही जीतने वाली हूँ। क्या ये कंपटीशन मैं भी कर सकती हूँ? नहीं, तुम जैसी पोछा लगाने वाली लड़की इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है। वहाँ से गुजर रही एक टीचर ये सारी बातें सुन लेती है। पढ़ी लिखी लड़की होकर तुम्हें तो इस बेचारी लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि गिराना। देखो सांझ, ये कंपटीशन सबके लिए, और तुम भी इसमें हिस्सा ले सकती हो। थैंक यू मैम, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो फिर तुम्हें हराने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कंपटीशन को जीतने की, और मैं चैलेंज करती हूँ, ये दुबई की ट्रिप वाला पैकेज तो मैं ही लेकर जाऊंगी। सभी उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उधर बेचारी गरीब माँ देवकी सभी लोगों के घर घर जाकर कूड़ा कचरा बटोरती है। आज पूरे 2 दिन बाद मेरे घर से कूड़ा लेने आई है। तुझे कितनी बार कहा है रोजाना आया कर। माफ कर दीजिए मालकिन, आपका ये घर आखिरी में पड़ता है, इसलिए कभी कभी रह जाता है, लेकिन अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी उसकी नजर अंदर जाती है। क्या बात है मालकिन, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है आपके घर में। आप इतनी सुंदर ड्रेस का क्या करती हो? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं सोसाइटी की बहुत बड़ी डिजाइनर हूँ, और मैं जो डिजाइन करती हूँ वो लाखों में सेल होता है। अरे मालकिन, आप तो बहुत बड़ी कलाकार हो। मेरी तो 7 पुश्तों ने भी ऐसे सुंदर कपड़े नहीं देखे होंगे, लेकिन मेरी बिटिया की शादी करूंगी तो आपसे ही उसका लहंगा बनवाऊंगी। इस तरह गरीब माँ सभी के यहाँ का कूड़ा उठाकर उसे कूड़े खत्ते पर फेंक देती है। भरी दोपहरी में वो घर जाकर अपनी बेटी के लिए खाना भी बनाती है। मेरी बेटी भी कॉलेज से आने ही वाली होगी। बेचारी अपनी शादी के लिए इतनी बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ रही है। मैं तो माँ होकर भी इतना नहीं कमा पाती। तभी सांझ भी आ जाती है। अरे बेटी, आ गई तू? हाँ माँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, हमारे कॉलेज में बाहर दुबई से बहुत बड़े डिजाइनर आने वाले हैं। आपको पता है, जो भी कंपटीशन को जीतेगा उसे दुबई जाने का लग्जरी पैकेज मिलेगा। इस कंपटीशन में मैंने भी हिस्सा लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी डिजाइनर कपड़े बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं। अरे माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी तनख्वाह तो, मैं तो अभी पूरा महीना बाकी है,
और आपके कूड़े कचरे के पैसों से तो घर चलता है, फिर मैं ड्रेस कैसे बनाऊंगी। इसलिए कहती हूँ बेटी, तू बड़े बड़े सपने मत देखा कर। हम गरीबों के नसीब में ये बड़े सपने नहीं हैं। आप चिंता मत करो माँ, कोई ना कोई तो हल निकाल ही लूंगी। और देखना माँ, कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। इतना कहकर सांझ घर के अंदर चली जाती है। बाहर चूल्हे पर बैठी हुई देवकी चिंता में खो जाती है। मेरी बेटी ऐसे बड़े सपने देख तो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ ये पूरे नहीं होने वाले। सपनों के लिए बड़े सारे पैसे भी चाहिए होते हैं। क्या हुआ देवकी, बड़ी ही चिंता में हो? पता है देवकी, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत बड़े घर में हुआ है। अरे मेरी बेटी तो वहाँ जाकर राज करेगी, राज। मुबारक हो बहन, देखना एक दिन मेरी बेटी का भी रिश्ता अच्छे घर, बड़े घर से आएगा। ऐसा तो सपनों में ही होगा। इस बार भी पड़ोसी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। वहीं सांझ अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर बैठ जाती है। आखिर मैं ऐसा क्या बनाऊं जो देखते ही दुबई से आने वाले डिजाइनर को पसंद आ जाए? कुछ हटके सोचना होगा। उफ, तू क्यों इस फालतू के कंपटीशन में लगी पड़ी है? माँ, आपको क्या लगता है कि ये कोई फालतू का कंपटीशन है? आप नहीं जानती वो अमीर लड़कियाँ मेरी कितनी बेइज्जती करती है। बस माँ, मैं इस कंपटीशन को जीतकर उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहती हूँ। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सांझ की ये बात सुनकर देवकी उसे कुछ कह ही नहीं पाती। इधर रोजाना सांझ कॉलेज में झाड़ू पोछा करती रहती है और उधर उसकी गरीब बेबस माँ लोगों के घर से कूड़ा ही बटोरती रहती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत पाऊंगी माँ। मैं कोई ड्रेस नहीं बना पाई, मैं किसी काबिल नहीं हूँ माँ। रो मत बेटी, रोने से कुछ नहीं होता। हम इतने गरीब क्यों है माँ? गरीबी एक संघर्ष है, लेकिन बेटी मैं तुझे ये संघर्ष लड़ने नहीं दूंगी। देवकी अपनी बेटी की खुशी के लिए वो काम करने से निकलती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो उसी सोसाइटी के डिजाइनर के घर चोरी छुपे पहुंच जाती है और वहां से एक डिजाइनर ड्रेस चोरी करने की कोशिश करती है। बस एक दिन के लिए चोरी कर रही हूँ, उसके बाद ये ड्रेस मैं अपनी मालकिन को वापस लौटा दूंगी। तभी हड़बड़ी में उसे कांच का गुलदस्ता गिर जाता है और शोभा उठ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मेरे घर में चोर है। मालकिन ऐसा मत कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ, मेरी बात तो सुनिए। शोभा देवकी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। कूड़े कचरे वाली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी लाखों रुपए की ड्रेस चुराएगी? ऐसा बोलकर वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है, जहाँ बेचारी गरीब माँ अब पुलिस थाने में बंद हो जाती है। अरे माँ, ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो ना माँ। गरीब माँ बेटी दोनों बहुत रोती हैं, जिसके बाद अब सांझ ने कंपटीशन जीतने की ठान ही ली थी। वो घर आती है और अपनी माँ की साड़ियों से ही क्रिएटिविटी करके बहुत सुंदर ड्रेस बनाती है। इसी के चलते वो कंपटीशन में लेट भी हो जाती है। सभी जज उठकर जाने ही वाले थे, इतने में वो रैंप वॉक करते हुए आती है। ओह माय गॉड, फाइनली कुछ यूनिक देखने को मिला। एंट्री थोड़ी लेट थी, लेकिन इस एंट्री ने कमाल कर दिया। आखिर है ये कौन लड़की? ये तो हमारे कॉलेज की झाड़ू पोछा करने वाली है ना? इस तरह सांझ कंपटीशन को जीत जाती है और उसे दुबई जाने का पैकेज कूपन मिल जाता है, जिसे लेकर वो जेल में अपनी माँ के पास आती है। देखो माँ, तुम्हारी बेटी जीत गई, मुझे दुबई जाने का मौका मिल गया है, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कह बेटी, ये तेरा बहुत बड़ा सपना था। मैं गरीब माँ तेरी शादी तो नहीं कर पाई, लेकिन तुझसे दुबई घूमने का मौका नहीं छीनूंगी। तभी वहाँ पुनीत आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना पूरा कर सकती हो, क्योंकि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करके इसे दुबई ले जाना चाहता हूँ। अरे आप तो वही दुबई के सबसे बड़े डिजाइनर हो। हाँ, मैं वही हूँ और मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। फिर पता चला कि तुम्हारी माँ जेल में है, तो मैं सीधा यहीं चला आया तुम्हारा हाथ मांगने। मैंने इनकी बेल भी करवा दी है। मुझे तो यकीन नहीं होता, दुबई से मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा रिश्ता आया है। इस तरह देवकी अपनी बेटी की शादी पुनीत से करवाती है। पड़ोस के सभी लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं जब देवकी के घर सामने एक हेलीकॉप्टर आकर खड़ा होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ससुराल दुबई में है। यकीन कर लो और देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी शानदार ड्रेस लेकर आया हूँ। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, जैसे किसी महारानी के लिए हो। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इस तरह
सांझ एक मामूली सी लड़की, गरीब माँ की बेटी, आज दुबई के बहुत बड़े शेख की पत्नी बन जाती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। शानदार से शानदार ड्रेस का उसके पास कलेक्शन होता है। इसी के साथ सांझ अपनी गरीब माँ की गरीबी को भी हमेशा के लिए मिटा देती। गर्भवती आरती हाथों में खाना लिए तपती धूप में आम के बगीचे में जाती है, जहाँ उसका पति जमीन पर पड़े आम उठा रहा होता है। अरे आ गई आरती तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज लेट कैसे हो गई? आप तो जानते हैं माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से जेठानी जी हर छोटी बड़ी बात पर लड़ती हैं। उन्हीं की वजह से लेट हो गई। खुद तो सारा दिन एसी वाले रूम में बैठकर आराम करती है और मुझसे नौकरों की तरह 4 मंजिल का काम करवाती है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर में बंटवारा हो जाए तो ही अच्छा है। आरती की बातें सुन मोहन उदास हो जाता है। कुछ देर बाद जब आरती घर जाती है तो उसकी जेठानी उससे लड़ना शुरू कर देती है। आ गई महारानी अपने पति को खाना देकर। घर में सिर्फ पति की ही परवाह है, हमारी नहीं। तुमने 4 मंजिल की सफाई तो कर दी, सिवाय मेरे कमरे के। बहू तू हर वक्त छोटी बहू पर क्यों नाराज होती है? माना कि वो गरीब घर से है, पर नौकरानी तो नहीं। ये घर उसका भी है। बेचारी ऐसी हालत में भी पूरे दिन काम करती है। अगर तू अपने कमरे की सफाई खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी विक्रांत यहाँ नहीं रहते, इसलिए आप इसके साथ रहती है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे कमरे में आओ और सफाई करो। भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ। अंजलि अपनी सास की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती आरती को सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर ले जाती है और अपने कमरे की सफाई करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब मोहन आम के बाग को जा रहा होता है तो आरती एक हाथ में मैंगो शेक का गिलास और दूसरे में ग्लूकॉन डी की बोतल लेकर उसे रोक कर कहती है, मोहन जी मैंने आपके लिए मैंगो शेक बनाया है, वो पी के जाना। बाहर बहुत गर्मी है। आप ये ग्लूकॉन डी लेकर भी जाना। वहाँ काम करते हुए पीते रहना, पानी की कमी नहीं होगी। अरे वाह, पति की इतनी परवाह की। सुबह सुबह मैंगो शेक दिया जा रहा है और रास्ते के लिए ग्लूकॉन डी। पर मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा था ना मेरे लिए राजमा चावल बनाना, पर तुमने क्या बनाकर रखा? कढ़ी चावल। दीदी राजमा चावल के लिए आपको एक दिन पहले बताना चाहिए था। सुबह सुबह राजमा चावल कैसे बनाती? ठीक है, वैसे ही जैसे अपने पति के लिए मैंगो शेक और कढ़ी चावल बनाया। बस भाभी बहुत हो गया। अगर आपको राजमा चावल खाने हैं तो आप अपने लिए खुद बनाइए। मेरी बीवी आपकी नौकरानी नहीं है। मोहन बेटा शांत हो जा। माँ अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। अब तो घर में बंटवारा होगा ताकि भाभी हमें चैन से जीने दे। उस दिन अंजलि खाने के पीछे इतना कलेश करती है कि न चाहते हुए भी आशा को बंटवारा करना पड़ता है। बड़ी बहू मैंने तुझे आम का बाग भी दिखा दिया। अब तुम दोनों फैसला करके बताओ किसे क्या चाहिए। बताना क्या है माँ जी? 4 मंजिल का घर मैं रखूंगी, आप इन गरीबों को आम का बाग दे दीजिए। मैं आम के बाग में नहीं रह सकती। ये आप मेरी प्यारी देवरानी और देवर को दे दो। वैसे भी देवर जी ज्यादा समय यहीं रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी सारा दिन यहीं रहता हूँ। मैं और आरती अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ जी, मुझे इस आम के बाग में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिए जेठानी जी को वो 4 मंजिल का ससुराल। इस तरह बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद मोहन सारा सामान लेकर आरती को लेकर आम के बाग में जाता है, जहां दोनों पति पत्नी मिलकर अपने छोटे से घर की सफाई करते हैं और देखते हैं कि घर की खिड़की से एक आम की शाखा घर में आ रही है। अरे ये शाखा भी अंदर आ रही है, चींटियां भी हैं। इसको बाद में देखता हूँ। आरती तुम गर्भवती हो, तुम इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। मैं इधर से सारे आम हटा दूंगा और इधर सोने की जगह बना दूंगा। हाँ मोहन जी हमारा घर तो इतना छोटा है, रसोई किधर बनाए? आरती जब तक कुछ दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता हमें घर के बाहर ही रसोई करनी होगी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर साफ कर लेते हैं और आम की पेटी एक तरफ कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन बाग में जाकर आम तोड़ने लगता है और आरती घर के बाहर बैठकर खाना बनाती है। कितनी गर्मी लग रही है। शाम हो गई फिर भी धूप नहीं गई। मुझे तो माँ जी की भी चिंता हो रही है। माँ की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बस मेरा काम खत्म हुआ, अब घर में बैठकर आम की पेटियां बनाऊंगा ताकि कल उन्हें बेचने के लिए जा सकूं। और उन चींटियों का भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब इस तरह दोनों गरीब पति पत्नी अपने घर में बैठकर आम की पेटियां तैयार करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर गर्मी बहुत थी तो वो फर्श पर पानी डालते हैं और दरवाजे पर गीली साड़ी लगाकर आराम से सोते हैं। पर अगले दिन आरती को उठने में देर हो जाती है तो अगले दिन उसे धूप में खाना बनाना पड़ता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो जल्दी उठकर उल्टी करने जाती है। आरती तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आराम करूंगी तो माँ जी के लिए खाना कौन लेकर जाएगा? और आपके साथ आम का बाग भी तो साफ करना है। कितने सारे काम हैं अभी। ये लो पानी पियो
और बस अभी आराम करो, मैं सारे काम कर लूंगा। गर्मी में परेशान मोहन अपनी बीवी को आराम करने देता है और खुद बैठकर खाना बनाता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के लिए खाना पैक करता है और आरती मोहन से कहती है, आप रहने दीजिए, जाकर आम तोड़ लीजिए, अब मेरी तबीयत ठीक है, खाना मैं ले जाती हूँ माँ जी के लिए। आरती के काफी बोलने पर मोहन उसे इतनी गर्मी में अपनी माँ से मिलने जाने देता है और खुद डंडी से आम तोड़ने लगता है। तो वहीं आरती अपनी सास को खाना देकर आती है। समय बीतता है और जहां आरती अपने पति के साथ आम के बाग में गर्मी और धूप से परेशान अपने दिन काट रही होती है, तो वहीं आलसी और कामचोर अंजलि अपनी सास को हर वक्त ताने देती है। ऐसे ही सीढ़ियों से सास उतर रही थी तो वहीं सोफे पर बैठी अंजलि KFC खा रही होती है और आसपास ऑनलाइन खाने के डिब्बे पड़े होते हैं। बहू, जब से आरती बहू गई है घर तो कबाड़ खाना हो गया है। तू तो बस बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है और एसी में आराम करती है। मैं बुढ़िया 4 मंजिल आखिर कितना साफ करूंगी? पिछले 1 हफ्ते से घर साफ नहीं किया। क्या बात है, माँ जी के जाने के बाद भी हर समय आप बस अपनी छोटी गरीब बहू के ही गुण गाती हैं। अरे इतना ही प्यार था उससे तो उसके साथ चली जाती ना। और रही घर के कामों की बात, नौकरानी ढूंढ रही हूँ और आपका खाना आपकी बहू लेकर आ रही है ना, फिर क्यों इतना मुंह बना रही हैं आप? अंजलि अपनी सास को ताने देने के साथ सारे गंदे बर्तन और रैपर वहीं जमीन पर गिराकर चली जाती है, जिसे बेचारी आशा उठाती है और खुद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन 3 मंजिल की सीढ़ियों से उठकर अंजलि नीचे आती है। अरे माँ जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हो तो मेरे भी कमरे की थोड़ी कर दो, मेरा भी कमरा गंदा हो रहा है। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई सफाई नहीं कर पाऊंगी। तू जरा रसोई से मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना कर ले आ। क्या इतनी गर्मी में मैं नींबू पानी बना कर लाऊं आपके लिए? मेरे बस की नहीं है। आपकी जब वो गरीब बहू आपको खाना देने आएगी तो उसी से कह देना। इतना बोलकर जैसे अंजलि वहां से जाने लगती है, वो देखती है कि आशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देख अंजलि डर जाती है और तभी वहां आरती आती है और जल्दी से खाना टेबल पर रख रसोई से पानी लेकर आती है और अपनी सास के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ऐसे ही आपकी तबीयत खराब रहती है, क्या जरूरत है आपको इतना काम करने की? बहू, अब तू तो है नहीं इस 4 मंजिल के घर में और ये काम चोर कुछ करती नहीं। क्या करूं, खुद सीढ़ियां चढ़ती उतरती और काम करती हूँ। माँ जी, हमेशा तो आप अपनी गरीब बहू की तारीफ करती हो, तो चली जाओ ना इसी के साथ। क्यों मेरे साथ रह रही हो? मैं खुश हूँ इस गंदगी में। अपनी सास को ले जाओ अपने साथ, मुझे नहीं रखना इन्हें। गलती करी मैंने ये सोचकर कि तेरा पति यहाँ नहीं है, तू अकेले कैसे रहेगी 4 मंजिल के घर में, इसीलिए मैं यहाँ रह गई। पर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चल बहू। उस दिन आशा दुखी होकर आरती के साथ उसके आम के बाग घर आ जाती है, जहां अब एक वक्त का खाना गर्मी में आरती बनाती तो वहीं दूसरे वक्त का खाना आशा। और कई बार जब आशा खाना बना रही होती तो आरती बैठकर पेटी में आम भरती और मोहन पेड़ से आम तोड़ कर लाता। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द विक्रांत घर आ जाता है और सभी के कमरे में एक एक करके जाकर ढूंढता है। अंजलि, सब कहाँ गए? घर में कोई नजर नहीं आ रहा है और घर इतना गंदा क्यों है? आप यहाँ नहीं थे इसीलिए आपको कुछ नहीं पता। वो गरीब आरती पता नहीं खुद को क्या समझती थी। महारानी खुद अलग हो गई तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं अपने 4 मंजिल का मकान नहीं छोड़ने वाली। बंटवारा तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ आम के बाग में। और उनके पीछे माँ जी भी चली गई। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना मोहन की बीवी गर्भवती है, बाहर इतनी गर्मी है, पर तुमने उन्हें हिस्से में आम का बाग दे दिया। अरे 4 मंजिल का मकान था तो 2 मंजिल उसे दे देती बंटवारे में। तुम्हें बहुत शौक है ना इस 4 मंजिल के घर में रहने का। तुम खुद रहो इस 4 मंजिल घर में, जहां मेरी माँ और मेरा परिवार रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। इतना बोलकर विक्रांत अंजलि को वहीं छोड़कर तपती धूप में 4 मंजिल की सीढ़ियां उतरकर आम के बाग में जाता है और मोहन के साथ रहने लगता है। अब घर में अंजलि अकेली थी, उसका कमरा काफी गंदा हो चुका था, तो अब वो सास के कमरे में जाती है, जहां रोज वो बाहर का खाना खाती और रैपर वहीं छोड़ देती। इस तरह 4 मंजिल के कमरे उसने गंदे कर दिए थे, जिसके चलते रोज बाहर का खाना मंगवा कर खाने की वजह से और एसी में बैठने की वजह से अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे वो बेड से उठती है उसे चक्कर आने लगते हैं। मैंने बंटवारे में अपनी गरीब देवरानी को आम का बाग दे दिया और खुद 4 मंजिल का घर रख लिया।
पर मैं इस 4 मंजिल घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब आरती मेरे साथ रहा करती थी और मुझे हल्का सा जुकाम हो जाता तो वो सारी रात मेरे पास बैठा करती थी, मेरी सेवा करती थी, पर फिर भी मैंने उसे हमेशा भला बुरा ही कहा। माँ जी ने भी मुझे समझाया, मैंने उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। शायद इसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है, पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं आज ही जाऊंगी और मैं सबसे माफी मांग के उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी। अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोती हुई अपने 4 मंजिल के मकान से बाहर आती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उन सभी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जहाँ सभी आम के बाग में खाना खा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईंट पत्थर से तो मकान बनता है, घर तो तब बनता है जब अपने साथ होते। इस गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? मैं आप लोगों को और आम के बाग में नहीं रहने दूंगी। आप सब मेरे साथ चलिए, नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। अंजलि के माफी मांगने पर सब उसे माफ कर देते हैं और अपने 4 मंजिल के घर में जाते हैं, जहां आरती एक बहुत ही प्यारे से बच्ची को जन्म देती है और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।